हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 7, 8 और 9 अगस्त। तीनों दिन का मैंने यहाँ पे क्लब कर दिया है बिकॉज 7 और 8 अगस्त को मैं कुछ रीजंस के कारण एनालिसिस नहीं कर पाया था, डिस्कशन नहीं कर पाया था पत्रिका न्यूज़पेपर का। तो डिस्कशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यदि कोई आपकी क्वेरी या डाउट्स हो तो मुझे लिख सकते हैं कमेंट्स में, और मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है 7 अगस्त की न्यूज़, पेज नंबर 1 पे है। तो बात की जा रही है महिला हॉकी टीम की, जिसकी कैप्टन है रानी रामपाल। तो इनके द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया, लेकिन ये कोई भी मेडल यहाँ पे यानी कोई भी पदक जीत नहीं पाए। तो इसकी तारीफ़ें यहाँ पे की गई हैं। देख सकते हैं रानी रामपाल जी को फ़ोन करके बधाई दी है PM मोदी साहब के द्वारा। यहाँ बात की जा रही है कि जो नीरज खिलाड़ी हैं भाला फेंकने में, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। ये 7 अगस्त की न्यूज़ है। हालांकि इनके द्वारा गोल्ड यहाँ पे जीत लिया गया है। नीरज चोपड़ा हरियाणा से संबंधित हैं, ये बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं भारत के, तो इनके द्वारा भारत का नाम रोशन किया गया है। यहाँ बात की जा रही है कि देश का दिल जीता है महिला हॉकी टीम के द्वारा, ऐसी बात की गई है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी गई है हॉकी टीम के द्वारा। यहाँ पे बताया गया कि तीसरी बार ओलंपिक खेलने वाली भारतीय टीम चौथे स्थान पर रही है। ये कुछ बताया गया इनके बारे में। कांस्य पदक के लिए उतरेंगे बजरंग पूनिया की बात की जा रही है, इनके द्वारा भी मेडल जीत लिया गया है। यदि आज हम बात करें, ये 7 अगस्त की न्यूज़ है। यहाँ बात की जा रही है गोल्फर आदिति अशोक पदक के करीब है, इनके बारे में बात की जा रही है। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, राजीव गांधी खेल रत्न को अब मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए। तो मेरा यहाँ पे आपसे प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार हैं, ये किस वर्ष शुरू किए गए थे, और सबसे पहले जो पुरस्कार दिया गया था वो किसे दिया गया था, ये मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। और मेजर ध्यानचंद का संबंध किस स्पोर्ट से है, ये भी मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। बात की जा रही है उपभोक्ताओं पर, फिर फ्यूल सरचार्ज की यहाँ पे बात की जा रही है। फ्यूल सरचार्ज का करंट लगने वाला है, राजस्थान के बारे में बात की जा रही है। डिस्कॉम्स की न्यूज़ है यहाँ पे ये। तो महंगी बिजली से जूझ रहे राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के बारे में बता रहे हैं कि उपभोक्ता को 16 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त राशि यहाँ पे देनी होगी, जो कि फ्यूल सरचार्ज के नाम से वसूली जाएगी। सितंबर-अक्टूबर माह के बिल में जुड़ करके आएगी ये राशि। तो इसके बारे में ये बात बताई गई है। तो इसको लेकर के भी चर्चाएं चल रही हैं कि क्यों इस प्रकार के ये फ्यूल सरचार्ज जो हैं राजस्थान के अंदर स्पेशली ये सरकार द्वारा भरपाई की जा रही है कंज्यूमर से। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। ये कुछ डेटा है, इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर जो बिजली के कंज्यूमर जो हैं इलेक्ट्रिसिटी के बिजली के 1.52 करोड़ बिजली के उपभोक्ता हैं। तो ये इसका एक आइडिया होना चाहिए मोटा यानी 1.5 करोड़ जो उपभोक्ता हैं बिजली के, वो हैं राजस्थान के अंदर। तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। बात कर रहे हैं, ये 7 अगस्त की न्यूज़ है कि ढाका के बाजार के बारे में बात की है कि नाव खरीदने वालों का यहाँ पे इंतजार है। तो ढाका के बात की जा रही है। बांग्लादेश से कई हिस्सों में जून से सितंबर के बीच मानसून सीजन में जल परिवहन यानी नाव लोगों के आवागमन का प्रमुख साधन होता है, जो कि एक प्रकार से यहाँ पे उनके लिए रेवेन्यू का काम भी यहाँ पे करता है। तो इसके बारे में बात बताई गई है। बात कर रहे हैं मॉनिटरी पॉलिसी की। तो RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, ये बात बताई गई है। मॉनिटरी पॉलिसी की जो बैठक हुई है उसमें ये बात निकल के आई है। तो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है दर 21-22 में 9.5% रहने का ये एक अनुमान लगाया है, ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो मौद्रिक नीति का ऐलान करते हुए नीतिगत ब्याज दरों में लगातार 7वीं बार कोई चेंजेस नहीं किए गए। कारण ये कि इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, अच्छा ग्रोथ लेके आना है, इसी के कारण कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि GDP ग्रोथ रेट का जो अनुमान दिया है RBI ने चालू वित्त वर्ष में ये दिया है 9.5% पे बरकरार है। तो इसके जो गवर्नर है, इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, शशिकांत दास साहब के द्वारा ये बात बोली गई है। तो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीज़ें। ये बात की जा रही है वित्त वर्ष 21-22 में 5.7% रह सकती है महंगाई दर, यानी कि बात की जा रही है इन्फ्लेशन रेट जो है 5.7% रह सकती है। आपको पता होगा जो स्टैंडर्ड जो बनाया गया है, जो महंगाई दर जो है कि कितनी हो सकती है, तो ये है 4 ± 2 हो सकती है। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है कि इतने से बीच में रखती है, यानी कि 2 से 6 के बीच में रहनी चाहिए महंगाई की दर। ये एक आदर्श महंगाई दर इसको बोल सकते हो आप, कि इसके बीच में आपको कंट्रोल करनी है। तो ये एक टारगेट रहता है। मौद्रिक नीति जो बनाई जाती है इसी को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, जो इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं 5.7% रह सकती है, ये बात बोली गई है।
22-23 के लिए बताया गया है 17.2% वास्तविक आर्थिक विकास दर रहने की बात की जा रही है। तो अच्छी बात है, यदि इतनी होती है बहुत अच्छी रेट हो गई है। ग्रोथ रेट के बारे में कुछ यहाँ पर डेटा दिए गए हैं कि पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी और चौथी जो तिमाही है उसके बारे में ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो महंगाई का ये अनुमान यहाँ पे दिया गया है कुछ, तो इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा बताइए, मौद्रिक नीति पॉलिसी जो हम बनाते हैं मौद्रिक नीति के लिए, तो वहाँ पे जो कमेटी है उसके अंदर कितने लोग होते हैं और उनका कोरम क्या होता है, ये मुझे कमेंट उसमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। 7 अगस्त की न्यूज़ है ये भी। फ्यूचर के साथ रिलायंस की डील पर लगी है, यहाँ पर रोक लगा दी है। तो बात की जा रही है फ्यूचर ग्रुप है उसके साथ रिलायंस की डील को लेकर के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई। तो अमेजन फ्यूचर रिलायंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले में रिलायंस और फ्यूचर रिटेल को झटका लगाया, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस डील पर रोक लगा दी गई है। पूछा जा सकता है कि रिलायंस के द्वारा किसके साथ डील की जा रही है। बात की जा रही है डेरिवेटिव्स से बदल सकेगा ऊर्जा क्षेत्र। डेरिवेटिव्स की बात की जा रही है। तो ऊर्जा क्षेत्र में कुछ नए आयाम को लेकर के बात की जा रही है। भारतीय ऊर्जा क्षेत्र 2030 तक 450 गीगावाट की ग्रीन कैपेसिटी के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। राष्ट्रीय ग्रीन उद्देश्यों को पूरा करने में ऊर्जा बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय विद्युत योजना के ड्राफ्ट के अनुसार सरकार वर्ष 23-24 तक अपनी हिस्सेदारी को लगभग 25% तक बढ़ाकर बाजार को सशक्त बनाने के लिए तंत्र के गठन के लिए यहाँ पे प्रतिबद्ध है। तो ये बात बोली जा रही है। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। कामधेनु 20% क्षमता बढ़ाएगी, बात की जा रही है। कामधेनु लिमिटेड ने घोषणा की है कि राजस्थान के बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएगी, क्योंकि राज्य में स्टील उत्पादों की मांग में वापसी हो रही है, यानी कि स्टील के जो उत्पाद हैं उसको लेकर के काफ़ी डिमांड देखी जा रही है। तो ये बात की जा रही है, कामधेनु लिमिटेड एक कंपनी है उसके द्वारा बात की जा रही है। ये बायजूस कर सकता है वेदांतु का अधिग्रहण। तो वेदांतु की बात की जा रही है। वेदांतु भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। तो बायजूस एक के बाद एक लोगों मतलब जो कंपनी है बड़ी बड़ी उनका अधिग्रहण करता जा रहा है। विदेशी कंपनियों तक बायजूस के द्वारा यहाँ पे परचेज की गई हैं, आप कह सकते हैं खरीदी गई हैं, अधिग्रहण किया गया है उनका। मतलब मोटी भाषा में आपको बता रहा हूँ, ये तो इनकी जो टर्म है मतलब लीगल टर्म जो बोली जाती है वो होता है अधिग्रहण। तो वेदांतु भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको कि बायजूस के द्वारा यहाँ पे अधिग्रहण किया जा रहा है, किया जा सकता है, किया नहीं जा रहा है अभी। तो इसकी कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसा भी मतलब अभी बातचीत यहाँ पे चल रही है। बात की जा रही है लेबनान और इजराइल के बारे में। तो लेबनान और इजराइल यहाँ पे भिड़ गए हैं, इनके बीच बमबारी हो रही है, यहाँ पे दिखाया जा रहा है ये। तो लेबनान संगठन है हिजबुल्ला, ये इंपॉर्टेंट है। शुक्रवार को इजरायली ठिकानों पर रॉकेट दागने का दावा किया। हिजबुल्ला का कहना है कि यह एक दिन पहले दक्षिणी लेबनान पर हुए इजरायली हवाई हमलों का जवाब है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि हिजबुल्ला जो संगठन है उसका संबंध है लेबनान से। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका लोकेशन देख सकते हैं, ये है हमारा भारत और यहाँ से आप जाएंगे तो ये है लेबनान और ये है इजराइल। तो इनके बीच ये जो चल रहा है अभी संघर्ष, ये बात की जा रही है। बेरूत इसकी कैपिटल है लेबनान की, और इजराइल की है जेरूसलम। देख सकते हैं सी से कनेक्टेड ये एरिया है, मेडिटेरियन सी का हिस्सा है ये पूरा का पूरा। तो इस लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8 अगस्त की न्यूज़ है, देख सकते हैं नीरज चोपड़ा के द्वारा यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता गया है, यानी कि गोल्ड जीता गया है। 125 वर्ष में पहली बार नीरज का एथलेटिक्स में गोल्ड है। ये दम का देश का भाला बात की जा रही है यहाँ पे। तो 2008 के बाद भारत को गोल्ड मिला है ओलंपिक के अंदर। इसको 2008 में गोल्ड जीता गया था अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा शूटिंग में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद यानी कि 2008 के बाद 2021 में 2021 जो ओलंपिक हो रहे हैं, ओलंपिक 2020 इनको बोला जाएगा, वहाँ पे नीरज चोपड़ा के द्वारा भाला फेंक जो कंपटीशन है, जो स्पोर्ट है, वहाँ पे इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीत लिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है भारत के लिए। बात की जा रही है यहाँ पे भीम सागर बांध के पानी ने कोटा के सांगोद में मचाई तबाही। बारिश थमी तो दिखा तबाही का मंजर, सेना ने यहाँ पे मोर्चा संभाल रखा है। बात की जा रही है यहाँ पे भीम सागर बांध के बारे में। तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है भीम सागर बांध, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोटा के सांगोद में इसने तबाही मचाई हुई है। तो इस प्रकार की चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पूछी जा सकती हैं आपसे। यहाँ देख सकते हैं आप, ये फ्यूल सरचार्ज को लेकर के बात की जा रही है कि हरियाणा और गुजरात दे रहे हैं फ्यूल सरचार्ज से छूट, तो राजस्थान क्यों नहीं दे रहा है, जो मैंने आपको डिस्कशन किया था उसकी ये न्यूज़ यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल ही पब्लिश किया गया है कि राजस्थान के अंदर भी इस प्रकार की छूट दी जानी चाहिए। ये इतनी इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये कटिंग के साथ में यहाँ पे इसमें ये इंक्लूड हो गई हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है भीम सागर बांध का, याद रखिएगा आप, ये आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कहाँ पर स्थित है ये, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है।
बात की जा रही है बजरंग पूनिया जी के द्वारा भी 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में भारत को दिलाया गया कांस्य। तो ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा जीता गया है बजरंग पूनिया जी के द्वारा। इनका संबंध भी हरियाणा से है, तो पूरा किया इनके माँ से जो वादा किया था इनके द्वारा वो पूरा किया गया है और भारत के लिए एक पदक जीता गया है। मतलब इस बार टोक्यो जो ओलंपिक हो रहे हैं वहाँ पे भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। पिछले जो भी मतलब कंपटीशन हुए हैं, ओलंपिक हुए हैं, उनके मुकाबले इस बारी अच्छे पदक जीते गए हैं, अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। तो देख सकते हैं परिवार के साथ में ये यहाँ पे दिखाया गया है किस प्रकार से जश्न मनाते हुए इनके द्वारा जो पदक जीता गया है। तो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, बजरंग पूनिया जी के द्वारा फ्री स्टाइल में पदक जीता गया है। यहाँ बात की जा रही लद्दाख में इनर लाइन परमिट। क्या होता है ये इनर लाइन परमिट? मतलब कि लद्दाख के अंदर ये जो बॉर्डर वाले एरिया होते हैं, मतलब सेंसिटिव एरिया होते हैं, तो वहाँ पर जाने के लिए इनर लाइन एक परमिट लेना होता था टूरिस्ट लोगों को विजिट करने के लिए। लेकिन अभी ये परमिट की ज़रूरत नहीं है, इसकी बात की जा रही है, इसको ख़त्म किया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ जो कोर सेंसिटिव एरिया है वहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन जो अदर एरियाज हैं जहाँ पे कि पहले परमिट लेना पड़ता था, अब इसकी ज़रूरत नहीं होगी, इसको ख़त्म किया जा रहा है। बात कर रहे हैं ये लद्दाख में स्वदेशी सैलानियों और स्थानीय लोगों को यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट की आवश्यकता नहीं होगी, ये बात बोली जा रही है यहाँ पे। बात की जा रही है कि महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग, तो उसकी जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा को फिर से अगले 3 वर्ष के लिए नियुक्त कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाती हैं, नाम याद रखिएगा, इनका नाम है रेखा शर्मा जी। मुझे बताइए कि इनकी जो नियुक्ति होती है कितने वर्ष के लिए होती है? राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष जो होती है इनकी नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है और टोटल कितने मेंबर होते हैं ये जो आयोग है इसके अंदर? तो ये मुझे कमेंट्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बड़ी इसके बारे में थोड़ा हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है COP यानी कि COP 26 की, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ को बोला जाता है। तो बता रहे हैं कि COP 26 को दुनिया माने आखिरी मौका, मतलब कि ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, ऐसा बोला जा रहा है आलोक शर्मा जी के द्वारा। तो नवंबर में ग्लासगो में होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि ग्लासगो कहाँ पे? UK के अंदर है, जहाँ पे कि COP 26 होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। तो बात की जा रही है कि यहाँ के प्रभारी हैं, भारतीय मूल के ब्रिटिश मंत्री हैं आलोक शर्मा ने रविवार को चेताया कि ब्रिटेन की मेजबानी में यह बैठक वैश्विक बिरादरी के लिए जलवायु परिवर्तन पर पकड़ बनाने का आखिरी मौका है। तत्काल कदम नहीं उठाए तो दुनिया जलवायु परिवर्तन की त्रासदी झेलेगी, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है। कई सारे ठंडे एरियाज के अंदर गर्म हवाएं चल रही हैं, आग देखने को मिल रही है, तो ये उसी का नतीजा है। तो ये इनके द्वारा एक बोला गया है कि ये आखिरी मौका है। तो बात कर रहे हैं इसको लेकर के एक और चीज़ है कि UAE बोल रहा है कि उसने अनाउंस किया है कि जो COP 28 है उसका जो सेशन है वो होगा UAE के अंदर, ये यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी कि आबू धाबी के अंदर। ये कब होगा? 2023 में। तो ये आबू धाबी के द्वारा अनाउंस किया गया है, ऑफर टू होस्ट दी 28th सेशन ऑफ COP, यानी कि 26 कहाँ होने वाला है? ये लंदन में होने वाला है, ग्लासगो में, और 28 में होगा 2023 में, यानी कि हर वर्ष ये होता है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो UNFCCC का ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है ये 2023 में आबू धाबी में होस्ट करने की बात की जा रही है। तो COP 26 की बात कर लें तो ये पोस्टपोन किया गया था 2020 में। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2020 में इसको आयोजित नहीं किया गया था और अब 2021 नवंबर में ये आयोजित होगा ग्लासगो UK के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कुछ खास पॉइंट्स हैं UNFCCC के बारे में। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसका पूरा नाम है। साइन किया गया था 1992 में। आपको पता होगा अर्थ समिट जो निकल के आती है वहीं से निकला है UNFCCC। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ऑल्सो नोन एज द अर्थ समिट, रियो समिट और रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टर्म है ये कि अर्थ समिट, रियो समिट ये तभी हुई थी 1992 में। तो बात की जा रही है UNFCCC की। तो UNFCCC ये कन्वेंशन है, ये 1992 में हुआ था और इसी की जो बैठकें होती है इनको बोला जाता है COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर याद रखिएगा, बना के रखिएगा। यहाँ बात की जा रही है UNFCCC एंटर्ड इनटू फोर्स, मतलब ये इफेक्ट में कब आया? तो 21 मार्च 1994 को आया। 21 मार्च ये है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे है, यानी कि इंटरनेशनल जो फॉरेस्ट डे बनाया जाता है 21 मार्च को ही बनाया जाता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। और इसे रेटिफाइड किया था 197 कंट्रीज़ के द्वारा, यानी कि भारत भी शामिल है इसमें। UNFCCC के द्वारा ये जो रेटिफाइड भी किया गया था, मतलब रेटिफाइड का मतलब है कि अपने अपनी कंट्री के द्वारा इसे अपनाया गया था, स्वीकार किया गया था। तो इसका मतलब है कि रेटिफाइड किया गया था। इट इज़ द पेरेंट ट्रीटी ऑफ द 2015 पेरिस एग्रीमेंट। इट इज़ ऑल्सो द पेरेंट ट्रीटी ऑफ द 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। ये पूछा जा सकता है कि क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था
और ये जापान में स्थित है, क्योटो शहर है ये, तो जापान से इसका संबंध है। पेरिस एग्रीमेंट आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, 2015 के अंदर जो हुआ था उसकी बात की जा रही है। यूएनएफसीसी का जो सेक्रेटेरिएट है इज द यूनाइटेड नेशंस एंटिटी tasked with supporting the global response to the threat of climate change. It is located in Bonn, Germany. तो जर्मनी के अंदर है सेक्रेटेरिएट इसका, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? अचीव स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्सेंट्रेशन, मतलब GH गैसेस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको स्टेबलाइज करने का इसका एक मोटिव है, इसका अचीवमेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये बात है, इन द एटमॉस्फेयर एट अ लेवल दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस रिपरकशंस विद इन अ टाइम फ्रेम सो एज टू अलाउ इकोसिस्टम्स टू अडेप्ट नेचुरली एंड एनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है। आपको पता है UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, टोटल 17 गोल हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। और 169 इसके सब गोल हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बात की जा रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की। कोप इज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ UNFCCC, यानी कि ये तो कन्वेंशन है और इसकी जो पार्टी होती है, बैठकें होती हैं, उनको हम बोलते हैं कोप। तो इनके द्वारा ये ही एपेक्स बॉडी है जिसके द्वारा कि डिसीजन लिए जाते हैं और जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बात बताई जा रही है कि ये एपेक्स बॉडी है। द कोप मीट्स एवरी ईयर, हर साल इसकी बैठक होती है, अनलेस द पार्टी डिसाइडेड अदरवाइज। जैसे कि 2020 में नहीं हुई है इसकी बैठक, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर वर्ष इसकी बैठक होती है। द फर्स्ट कोप मीटिंग याद होनी चाहिए कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी जर्मनी के अंदर, बर्लिन जर्मनी के अंदर इसकी पहली बैठक हुई थी 1995 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देख सकते हैं आप UNFCCC कब बना? 1992 में जब अर्थ समिट हुई, आप देख सकते हैं। इसके बाद रेटिफाइड किया गया 1994 में और इसकी लगातार यानी कॉन्टिन्यूस बैठक स्टार्ट हुई फिर 1995 से जर्मनी बर्लिन से, और जर्मनी में ही इसका सेक्रेटरीट है UNFCCC का। तो ये आप याद रखिएगा इसका कहाँ से कैसी कैसी चीज़ें चल रही हैं। ये कोप मीट्स इन बॉन, ये बात की जा रही है। द सीट ऑफ सेक्रेटरीट अनलेस अ पार्टी ऑफर्स टू होस्ट द सेशन। द ऑफिस ऑफ द कोप प्रेसिडेंट नॉर्मली रोटेट्स अमंग द 5 यूनाइटेड नेशंस रीजनल ग्रुप्स विच आर अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड द कैरिबियन सेंट्रल। बात की जा रही है मतलब ये जो 5 रीजन्स हैं इनके पास कहीं ना कहीं इसकी जो अध्यक्षता है वो रहती है, ये रोटेट होती रहती है। बात की जा रही है अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप। तो इनके पास ये जो अध्यक्षता है इसकी ये कहीं ना कहीं रोटेट होती रहती है। भारत के पास भी रही है, हम देखेंगे आगे कब रही है। द प्रेसिडेंट इज यूजली द एनवायरमेंट मिनिस्टर। इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो इसकी जो प्रेसिडेंसी यानी कि अध्यक्षता जो रहती है कोप की, वो पर्यावरण मिनिस्टर होते हैं उस देश के, उनके पास जाती है। जैसे कि अब ग्लासगो UK के अंदर 2026 कोप हो रही है, तो उसकी अध्यक्षता वहाँ के जो पर्यावरण मिनिस्टर हैं उनके द्वारा वो किया जाएगा ऑफ हिज और हर होम कंट्री। शी और ही इज इलेक्टेड बाय अकमलेशन इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ ए कोप सेशन। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है। आगे बता रहे हैं कि कोप विद सिग्निफिकेंट आउटकम्स। 1995 को पहला कोप जो हुआ था ये हुआ था बर्लिन जर्मनी में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो पता होना चाहिए आपको 1995 का। फिर आपको क्योटो प्रोटोकॉल वाला भी पता होना चाहिए, ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोप 3 हुआ था। ये पूछा जा सकता है कि कोप 3 का संबंध कहाँ से है, कहाँ हुआ था, तो 1997 में हुआ था और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध यहीं पे है। इट लीगली बाइंड्स डेवलप्ड कंट्रीज टू एमिशन रिडक्शन टारगेट्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निकल के आया था क्योटो प्रोटोकॉल, इसमें बोला गया था कि लीगली बाइंड करता है ये किसको, डेवलप्ड कंट्रीज को, यानी कि USA जैसी जो कंट्री हैं, विकसित देश हैं, उनको जो एमिशन है उसकी कटौती करने के लिए लीगली बाइंड करता है। इसीलिए ये क्योटो प्रोटोकॉल है ये यहाँ पे फेल हो गया था, लोगों के द्वारा इसकी अनुपालना नहीं किया गया था, यानी कि जो कंप्लाइंसेज हैं उसको फॉलो नहीं किया गया था, इसको माना नहीं गया था, इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पे फेल हो गया था। लीगली बाइंडिंग इसको बताया गया था। देख सकते हैं 2002 यानी कि कोप 8 जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था, दिल्ली डिक्लेरेशन निकल के आया था। फोकस इज ऑन द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द पुअरेस्ट कंट्रीज की डेवलपमेंट की नीड्स हैं उनके ऊपर फोकस किया गया था, एंड द नीड फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज। तो 2002 के अंदर जो कोप 8 हुआ था, यहाँ जो गरीब देश हैं उनकी जो ज़रूरत हैं उनके ज़रूरतों को लेकर के फोकस किया गया था, और जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने की बात की गई थी कोप 8 के अंदर। बात की जा रही है कोप 13, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिखी गई हैं, आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। बाली इंडोनेशिया के अंदर हुआ था 2007 में। पार्टीज एग्रीड ऑन द बाली रोड मैप एंड बाली एक्शन प्लान which charted the way towards a post-2012 outcome. The plan has 5 main categories: shared vision, mitigation, adaptation, technology and financing. तो ये इसके 5 यहाँ पे important
बोले गए थे, कैटेगरीज बताई गई थी बाली इंडोनेशिया के अंदर कोप 13 के अंदर। बात की जा रही है 2010 में कोप 16 हुआ था कैंकम के अंदर, तो रिजल्टेड इन द कैंकम एग्रीमेंट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज विद गवर्नमेंट टू असिस्ट डेवलपिंग नेशंस इन डीलिंग विद क्लाइमेट चेंज, द ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो ग्रीन क्लाइमेट फंड का जो कॉन्सेप्ट है ये निकल के आया था कहाँ पे, कोप 16 कैंकम के अंदर। द टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म एंड द कैंकम एडेप्टेशन फ्रेमवर्क वर एस्टैब्लिश, तो यहाँ पे ही निकल के आया था ये भी कि जो कैंकम एडेप्टेशन फ्रेमवर्क जो है यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया गया था कोप 16 के तहत 2010 में। आगे देख सकते हैं आप डरबन के अंदर हुआ था 2011 में कोप 17, ये भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कमिट टू अ न्यू यूनिवर्सल क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट बाय 2015 फॉर द पीरियड बियॉन्ड 2020। तो ये यहाँ पे चीज़ें मोटी मोटी सी निकल के आई थी। फिर है इंपॉर्टेंट 2015 में कोप 21 हुआ था पेरिस के अंदर। ये आपसे पूछा जा सकता है कि 2015 पेरिस में कौन सा कोप हुआ था, तो ये है 21वां। ग्लोबल टेम्परेचर को बिलो 2 डिग्री सेल्सियस लेके आना है, ये सबसे बड़ा टारगेट था इसका कि 2 डिग्री सेल्सियस कम लेके आना है ग्लोबल टेम्परेचर को प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स के। तो जो इंडस्ट्रियल टाइम्स है उससे पहले का जो टेम्परेचर था उससे भी 2 डिग्री कम लेके आना है, ये इसका बड़ा टारगेट था, ये आपको याद होना चाहिए। एंड एंडेवर देम टू लिमिट देम इवन मोर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको टर्म जरूर पता होना चाहिए, ये आपसे पूछी जा सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। इट रिक्वायर्स रिच नेशंस टू मेंटेन $100 बिलियन अ ईयर फंडिंग प्लेज बियॉन्ड द ईयर 2020। तो ये $100 बिलियन की जो फंडिंग की प्लेज लेनी थी 2020 के बाद में, ये भी बात निकल के आई थी यहाँ पे। कोप 22 जो है मराकेश के अंदर हुआ था, कोप 22 2016 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। बात की जा रही है यहाँ पे जो मूव फॉरवर्ड ऑन राइटिंग द रूल बुक ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस एग्रीमेंट की जो रूल बुक थी उसको मूव फॉरवर्ड करने की बात की गई थी। लॉन्च द मराकेश पार्टनरशिप फॉर क्लाइमेट एक्शन, तो क्लाइमेट एक्शन को लेकर के मराकेश पार्टनरशिप निकल के आई थी। 2017 में कोप 23 हुआ था बॉन जर्मनी के अंदर। कंट्रीज कंटिन्यूड टू नेगोशिएट द फाइनल डिटेल्स ऑफ हाउ द एग्रीमेंट विल वर्क फ्रॉम 2020 ऑनवर्ड्स। फर्स्ट सेट ऑफ नेगोशिएशन सिंस द यूएस अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड इट्स इंटेंशन अर्लियर दिस ईयर टू विड्रॉ फ्रॉम द पेरिस डील। तो पेरिस डील से बाहर निकल गए थे, कौन निकल गए थे, तो ये निकल के डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा बुलाया गया था। इस प्रकार से कोई एमिशन जैसी, कार्बन फुटप्रिंट जैसी कोई घटनाएं नहीं है, क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता है, तो वो उनके द्वारा पेरिस डील जो है वहाँ से बाहर निकल गए थे। तो ये भी एक प्रकार से अच्छा प्रभावशाली नहीं हो पाई थी ये जो डील थी, पेरिस डील की जो बात की जाती है। इट वॉज द फर्स्ट कोप टू बी होस्टेड बाई ए स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट विद फिजी टेकिंग अप द प्रेसिडेंसी इवन दो इट वॉज बीइंग हेल्ड इन बोन। तो बात की जा रही है फिजी देश के बारे में कि मतलब उनके द्वारा भी यहाँ पे प्रेसिडेंसी के बारे में बात की जा रही है। जो फिजी एक देश है, बड़ा ही आइलैंड छोटा सा कंट्री मतलब कंट्री है, आइलैंड कंट्री है ये। बात की जा रही है 2018 में कोप 24 हुआ था यहाँ पे कैटोविक पोलैंड के अंदर। इट फाइनलाइज अ रूल बुक टू ऑपरेशनलाइज द 2015 पेरिस एग्रीमेंट की बात की जा रही है यहाँ पे भी। रूल बुक कवर्स क्लाइमेट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज एंड द एक्शंस टू बी टेकन एज पर नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस की यहाँ पे बात की गई है। नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि जो अलग अलग देश हैं उनका अपने अपने हिसाब से यानी कि किसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यहाँ पे इसकी बात की गई कोप 24 के अंदर। 2019 में हुआ था कोप 25 मैड्रिड स्पेन के अंदर, ये लेटेस्ट मतलब है अभी जो हुआ था, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। अब जो कोप 26 है ये होने वाला है आपका यूके के अंदर, तो ये इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो बात की जा रही है मैड्रिड स्पेन के बारे में। देयर वर नो कॉन्क्रीट प्लान्स रिगार्डिंग द ग्रोइंग क्लाइमेट अर्जेंसी, तो ये कुछ चीज़ें निकल के आएंगे। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कोप हैं जो कि मैंने आपको बताया, तो इनके बारे में आपको मतलब याद होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। बात की जा रही है यहाँ पे कृपाण हथियार नहीं माना जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा बोला गया है। तो आर्टिकल 25 के तहत इनको छूट दी गई है जो सिख कम्युनिटी है कि वो कृपाण, ये 5 चीज़ें बताई गई हैं, देख सकते हैं के से ही शुरू होती हैं। केश, कड़ा मतलब उनके हाथों में देखा होगा पहना हुआ कड़ा जिसको हम बोलते हैं। कंगा, ये कंगा होता है उनके पगड़ी के अंदर होता है। कच्छा की बात की जा रही है, चौथा है, और कृपाण। तो 5 चीज़ें हैं, के से ही शुरू होती हैं। इनके बारे में बोला गया है कि इनको हथियार नहीं माना जा सकता है इस प्रकार से, क्योंकि ये उनके धर्म से संबंधित है। उनको आर्टिकल 25 इस बात की स्वतंत्रता देता है, यानी कि उनका फंडामेंटल राइट है। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे बात की जा रही है चंबल सेंचुरी के बारे में बोली जा रही है कि चंबल सेंचुरी पर आफत बाढ़ में बह गए हैं हजारों घड़ियाल। तो घड़ियालों की यहाँ पे बात की जा रही है, बहुत सारे घड़ियाल हैं जो कि बाढ़ में यहाँ पे बह गए हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि चंबल सेंचुरी ये है
ये कितने सारे मतलब कितने जिलों से कितने कितने जिलों के अंदर ये होती है चंबल सेंचुरी, ये मुझे बताइए। उन जिलों के नाम मुझे कमेंट में कमेंट करके जल्दी से बताइए। ये बात की जा रही है कि जो ओलंपिक है उनका अभी समारोह हो गया, यानी कि ओलंपिक गेम्स जो है टोक्यो के अंदर हो रहे थे वो अभी खत्म हो गए हैं, उसके बारे में बात की गई है और भारत के द्वारा शानदार प्रदर्शन इस बार किया गया है। तो ये न्यूज़ कवर की गई यहाँ पे। बात की जा रही है GSAT-1 आसमान से करेगा निगरानी। तो स्वतंत्रता दिवस से 3 दिन पहले 12 अगस्त को भारत अपना सबसे उन्नत उपग्रह GSAT-1 लॉन्च करेगा। देश की सुरक्षा के लिए सैटेलाइट काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, इसके जरिए देश की सीमाओं की वास्तविक तस्वीरें लेने में मदद मिलेगी। तो बात की जा रही है GSAT-1 के बारे में। ये डेटा है, डेटा स्टोरी बताई गई 2021-22 की पहली तिमाही में प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स और GDP का अनुपात बढ़कर हुआ है 5.14% के बारे में बोला जा रहा है। तो अच्छी बात है GDP के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए। अर्थव्यवस्था की बहाली कमजोर है लेकिन कर संग्रह काफी मजबूत हो रहा है। बात कर रहे हैं कि मतलब अर्थव्यवस्था तो अभी इतनी अच्छी नहीं आ रही है लेकिन जो टैक्स कलेक्शन है वो काफी अच्छा देखा जा रहा है। देख सकते हैं आप प्रत्यक्ष कर और GDP का अनुपात यहाँ बता रहे हैं 18-19 में 3.39% है और जो कि 21-22 में हो गया है 5.14%। तो बड़े ही अच्छे संकेत है भारत के लिए टैक्स कलेक्शन को लेकर के। तो अप्रैल 2021 तक लगातार 8 महीने तक GST संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है, जबकि ई-वे बिल जनरेशन के आधार पर देखा जाए तो आर्थिक गतिविधि में इस दौरान काफी उतार चढ़ाव देखा गया है। तो ये बात की जा रही है ई-वे बिल का संबंध GST में है, इसका संबंध GST से है। तो वहां पे इस प्रकार के बिल इशू किए जाते हैं, ई-वे बिल जो बोले जाते हैं। तो ये अच्छी संकेत है भारत के लिए, टैक्स कलेक्शन अच्छा हो रहा है। तो आने वाले समय में हमें हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करती हुई मिलेगी। डेटा इस प्रकार की डेटा बताएंगे कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था परफॉर्म कर रही है। बात की जा रही है IPCC के बारे में। ये है इंटर पैनल मतलब गवर्नमेंटल क्लाइमेट चेंज है, ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल है ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इम्पॉर्टेंट बॉडी है, इंटरनेशनल लेवल की बॉडी है। तो ये जो क्लाइमेट चेंज के इशू है उनके ऊपर काफ़ी अच्छा ये काम करती है बॉडी। तो उनके बारे में ये लिखा गया है आर्टिकल। तो जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल है IPCC सोमवार को अपनी 6ठी रिपोर्ट का पहला भाग जारी करेगा। जानना जरूरी है कि इसकी पिछली 5 रिपोर्टों ने वैश्विक निर्णयों को आकार देने में क्या भूमिका निभाई है और आने वाली रिपोर्ट में क्या हो सकता है। तो ये अपनी रिपोर्ट जारी करेगी अभी। तो इसकी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हम इसको डिस्कस करेंगे जब ये न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश होगी। तो पिछले कुछ सप्ताहों में देखा गया कि यूरोप और चीन के अप्रत्याशित बाढ़ का सामना करना पड़ा है। अमेरिका में भीषण गर्मी के चलते हालत विकट हो गए। साइबेरिया, तुर्की व ग्रीस के जंगल जानलेवा आग की चपेट में आ गए हैं, इससे भारी नुकसान हुआ। रिपोर्ट के पहले भाग में वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग की इन सारी घटनाओं के मद्देनजर पृथ्वी की जलवायु पर सर्वाधिक व्यापक हेल्थ चेक के तथ्य प्रस्तुत करेंगे। जलवायु कैसे और क्यों बदल रही है, मानव के क्रियाकलापों का इस पर क्या असर पड़ता है, इस संबंध में दूसरी और तीसरी रिपोर्ट अगले साल जारी होने की संभावना है। इनमें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर प्रकाश डाला जाएगा। तो बात की जा रही है 60 देशों के 234 प्रमुख वैज्ञानिकों का सहयोग मिला है रिपोर्ट तैयार करने में और 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान में वृद्धि होने पर पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ये बात बोला जा रहा है इस रिपोर्ट के बारे में। जलवायु जायजा रिपोर्ट यहाँ पर बोली जा रही है कि IPCC इससे पहले 5 रिपोर्ट जारी कर चुका है। इनके आधार पर दुनिया की विभिन्न सरकारें बढ़ते तापमान को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठा रही हैं। तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है IPCC की रिपोर्ट। 2007 में आई 4थी IPCC रिपोर्ट को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि IPCC की जो रिपोर्ट है इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसको नोबेल प्राइज़ भी दे दिया गया था 2007 में। 1990 में आई पहली रिपोर्ट और उसके बाद की सभी रिपोर्टों में इस बात पर जोर दिया गया कि मानव गतिविधियों के कारण 1950 के बाद से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। अगर ये तापमान 19वीं सदी के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस भी अधिक हुआ तो पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो जाएगा। साथ ही आशंका जताई जा रही है कि सन 2100 तक पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो अभी रिपोर्ट आने वाली है ये होगी हमारी 6वीं रिपोर्ट और इससे पहले 5 रिपोर्ट आ चुकी हैं और पहली रिपोर्ट आई थी यहाँ पे कब 1990 में। ये भी याद रखिएगा पहली रिपोर्ट कब आई थी और 2007 में इसको नोबेल प्राइज़ भी यहाँ पे मिल चुका है। तो इस प्रकार की रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बात की जा रही है गोल्ड रिटर्न के बारे में, गोल्ड की बात की जा रही है। तो बात की जा रही है कि सोने की चमक है वो फीकी पड़ी है पिछले यहाँ पे इस साल की जो बात की जा रही है। तो पिछले 12 साल में सोने का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है, यहाँ पे फीकी पड़ी है सोने की चमक। एक साल में 9,500 सस्ता हो गया है सोना। तो ये बात की जा रही है सोने को लेकर के। तो देख सकते हैं सोने में कितनी ज़्यादा 17% की गिरावट यहाँ पे देखी गई है। ये न्यूज़ है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की। अब ईमेल से दूर होंगी करदाताओं की शिकायतें, ये बात यहाँ पे बताई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आप भी यदि रिटर्न ITR फाइल करना चाहते हैं, रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो जल्दी से कर दीजिए आप, ताकि आपको आगे फिर कोई और इश्यूज़ ना आए वेबसाइट को लेकर के, कई बार डाउन हो जाती है ये। तो ये बात बताई गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा।
यहाँ कुछ न्यूज़ है, कोई व्यू लेते हैं एक बार। 620 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है विदेशी मुद्रा भंडार, यानी कि भारत का जो फॉरेक्स जो है भारत का, वो 620 अरब डॉलर के पार पहुंच चुका है। तो अच्छी बात है भारत के लिए। आईडीबीआई बैंक बिक्री प्रबंधन की दौड़ में 7 कंपनियां हैं। आईडीबीआई बैंक की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसकी जो बिक्री प्रबंधन की दौड़ में है यहाँ पे 7 कंपनियां, उनके द्वारा ये बात बोली गई है। ये जीडीपी जो ग्रोथ है 20% तक यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, तो ये रिपोर्ट बताई गई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 की पहली तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी सालाना आधार पर 20% बढ़ने की यहाँ पे उम्मीद है। देखते हैं क्या होता है। विदेशी निवेशकों ने डाले हैं 1210 करोड़ रुपए। तो विदेशी पोर्टफोलियो के निवेशकों ने अगस्त के पहले 5 कारोबारी सत्रों में भारतीय बाजारों में 1210 करोड़ रुपए डाले हैं। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार 2 से 6 अगस्त के दौरान एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, आपने सुना होगा एफडीआई और एफपीआई जो होता है, तो उसी की बात यहाँ पे की जा रही है। एक एफडीआई भी होता है, आपको इनके बारे में पता होगा, और ये है विदेशी निवेश, इसको एफपीआई भी बोलते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर किया जाता है। तो उसकी बात ये की जा रही है। मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे मुझसे आप कमेंट्स में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।